गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है बायो की कक्षा में। और बच्चों, आज जो बात कर रहे हैं, आज बात करते हैं अपन इसमें आगे की जो यूनिट है, जो अपना जो टॉपिक है उसमें बात करें। जो प्रीवियस जो वीडियो था, प्रीवियस जो लेक्चर था, उसमें जो अपन ने बच्चों बात करी है वो बात करी थी जो अपनी बेसिक जो बायोलॉजी की इन्फॉर्मेशन थी, थोड़ी बहुत बायोलॉजी डेफिनेशन दी, उसकी ब्रांच है और उनके जो फादर है ना, हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी, हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी, उनके बारे में अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। और आज के जो लेक्चर में अपन जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अपन, आज के जो लेक्चर में बात कर रहे हैं, आज अपन यूनिट चालू करें जो आपके NCERT के अंदर दिए यूनिट 3 है आपके, ठीक है, यूनिट 3 है ना। और अपना जो यूनिट का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है और फंक्शन क्या होते हैं, उनके बारे में अपन इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके बात करें तो इसमें बच्चों तो सबसे पहले इसमें अपन बात करें चैप्टर जो 8 है, इसमें जैसे अपन बताया 8, 9, 10, 8 चैप्टर में 8, 9 और 10 जो चैप्टर है इस यूनिट के अंदर आते हैं। और इसके अंदर जो अपन जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो चैप्टर 8 नंबर का चैप्टर उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं आज, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर जो 8 है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और जो चैप्टर नंबर 8 है ये है आपका सेल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब क्या है, जीवन की इकाई है ना। यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कि अपन बात करते हैं दीवार की बात करते हैं, जैसे एक दीवार है, ठीक है, ये एक दीवार है जो ईंटों से बनी होती है। दीवार होती है वो किससे बनी होती है, ईंटों से बनी होती है, ब्रिक्स, ठीक है, ठीक है, किससे बनी होती है, ब्रिक्स से बनी होती है, ईंट होते हैं उनसे बनती दीवार बनती है। तो एक दीवार की इकाई क्या होगी, ये ब्रिक्स है, ठीक है, ये ईंट है, इकाई क्या होगी इसकी, ब्रिक्स है, ठीक है। दीवार की इकाई क्या होगी, ब्रिक्स होगी। उसी प्रकार से जो अपना जो शरीर होता है बच्चों, जो अपनी बॉडी जो होती है वो किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है, ठीक है। यूनिट ऑफ लाइफ मतलब इकाई, अपने शरीर की इकाई क्या होती है, बॉडी की जो इकाई है, ठीक है, बॉडी की जो यूनिट है या जो अपनी है लाइफ की बात करें या जो ऑर्गेनिज्म है उसकी इकाई की बात करें तो क्या होती है, सेल होती है, ठीक है। उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चों, सेल होती है, ठीक है। तो इसमें अपन जो आज का जो चैप्टर है वो ये है यूनिट ऑफ लाइफ ना, लाइफ की यूनिट क्या है इस प्रकार से। तो इसमें नेक्स्ट बात आती है कि जैसे अपन जो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, जो अपना जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसमें जो अपन देखते हैं, तो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में देखते हैं तो अपन को क्या दिखता है, उसके अंदर लिविंग थिंग्स भी दिखती है, नॉन लिविंग थिंग्स भी दिखती है, ठीक है। लिविंग थिंग्स होती है वो लिविंग क्यों है, और नॉन लिविंग थिंग्स है नॉन लिविंग क्यों है, क्यों कि उनके अंदर डिफरेंस क्या है कि जो लिविंग थिंग्स होती है उनके अंदर का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल होती है ना। तो अपन यहाँ पर एक परिभाषा निकल के क्या आ जाती है, यहाँ पे डेफिनेशन की बात करें, अपन सेल के डेफिनेशन की बात करें तो सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द, तो यहाँ पर परिभाषा की बात करें अपन तो क्या आ जाएगी, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, ठीक है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी, लाइफ की, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं लिविंग होते हैं, और जो अदर्स नॉन लिविंग इनएनिमेट्स होते हैं उनके अंदर इस प्रकार की कोई यूनिट नहीं पाई जाती, ठीक है। लिविंग जो यूनिट है वो नहीं पाई जाती। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या होता है, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, वो सेल होती है, और वही क्या करती है, सारे जो फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि जो सेल्स के बेस पे बात करें तो सेल्स के बेस पे जो जिनके अंदर एक सेल पाई जाती है, सेल के नंबर्स ऑफ सेल के नंबर्स, ठीक है, नंबर्स ऑफ सेल के आधार पर बात करें तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीव होते हैं, ठीक है, नंबर्स ऑफ सेल्स की बात करें, नंबर्स ऑफ सेल के आधार पर बात करें तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कितने प्रकार के, यूनिसेलुलर,
ठीक है, यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर, यहाँ लिख देता हूँ दिख नहीं रहा आपको, ठीक है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर एक सेल पाई जाती है, जैसे अमीबा है, ठीक है। मल्टीसेलुलर, द ऑर्गेनिज्म विच हैव द मोर नंबर्स ऑफ सेल्स, ठीक है, दिस इज मल्टी सेलुलर, ये क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। तो अपन बात करें सेल्स की नंबर के आधार पर बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर्स ऑफ द सेल्स, ठीक है। ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, यूनिसेलुलर, these have the only single cells, ठीक है, और मल्टी सेलुलर have the numbers of the cell, ठीक है, more than one cells, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके बाद बात करते हैं अपन तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज द सेल। इसके बाद आता है बात की व्हाट इज द सेल, ठीक है, व्हाट इज द सेल। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये तो बात अपन को याद रखनी है सेल की डेफिनेशन। उसके बाद क्या होती है, ऑल द जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑल द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म केपेबल इन परफॉर्मिंग देयर फंक्शन such as independent existence and performing the essential function of the life with the help of the cell. All the unicellular organism independent existent, capable in independent existent and performing the essential function of the life with the help of the cell. Means क्या होगा, cells is the structure and functional unit of the life, which create the structure and functional unit of the life. After it we know that in previous lecture we also discussed about the Anton von Leeuwenhoek in previous lecture. Anthony von Leeuwenhoek first saw and described the cell. Which cell? Living cell. In previous video we also discussed living cell, ठीक है, living cell। Anthony von Leeuwenhoek first saw and described the living cell. Robert Hooke first saw and described the non-living cell, dead cell, ठीक है, first described. And Anthony von Leeuwenhoek described the first living cell, ठीक है, living cell, okay, living cell। Describe the living cell. Anthony von Leeuwenhoek first described the living cell, ठीक है, living cell, okay। After the invention and development of the microscope, this is possible with the help of the microscope. Anthony von Leeuwenhoek described the living cell with the help of the microscope, ठीक है, क्योंकि माइक्रोस्कोप के क्या आविष्कार हो गया था, इन्वेंशन हो गया था, इसलिए क्या होता है, इसने सबसे पहले लिविंग सेल्स को देखा था। और कौन कौन सी सेल्स को देखा था बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था कौन कौन सेल्स को देखा था इन्होंने। जो लिविंग सेल्स थी वो प्रोटोजोआ था, प्रोटोजोआ सेल्स को देखा इन्होंने, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ सेल्स को देखा, और जो बैक्टीरियल सेल्स थे उनको देखा था, ठीक है। और उनको नाम क्या दिया था, इसने लिविंग सेल को देखा और इसने नाम क्या दिया, इसको नाम क्या दिया, एनिमलक्यूल नाम दिया, एनिमलक्यूल नाम दिया, ठीक है। इसने एनिमलक्यूल, जिसमें क्यों, रॉबर्ट हुक ने उसको सेल या सेल्यूली कहा था, फिर उसका नाम सेल पड़ गया, ठीक है। तो इसलिए इसने भी अपना नाम चलाने की कोशिश। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने फर्स्ट लिविंग सेल को देखा और डिस्क्राइब किया, और प्रोटोजोआ, बैक्टीरियल सेल और स्पर्मेटोजोआ जो सेल्स होते उनको देखा था। आपको याद रखना कौन सी सेल को देखा था, प्रोटोजोआ सेल को देखा था, ठीक है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरियल सेल को देखा था, स्पर्मेटोजोआ सेल्स को देखा था, स्पर्मेटोजोआ सेल्स को देखा था इसने, ठीक है, किसने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। और उनको क्या है, एनिमलक्यूल नाम दिया था। इसने एनिमलक्यूल नाम क्यों दिया बच्चों, इसने भी ये सोचा कि क्या पता अपना नाम भी चल जाए, जैसे सेल की ना हो कि अपना नाम भी जैसे कहीं पॉसिबल हो जाए कि अपना नाम भी एनिमलक्यूल नाम से भी जाना जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, उसका नाम सेल ही पड़ा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है आपको पता, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो गया था, इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप इन्वेंशन। उसके बाद क्या हो गया कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवर की थी।
तो ये बात थी। उसके बाद में बच्चों ये जो मेन बेसिक बातें थी कि अपन ने बात करी है कि सेल क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स भी होती है अपने साथ, वो लिविंग थिंग्स भी होती है। लिविंग थिंग्स लिविंग की होती है कि उनके अंदर जो सेल्स होती है वो फंक्शन को परफॉर्म करती है, और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस सेल्स की वजह से ही होता है। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए और परफॉर्मिंग द फंक्शन के लिए विद द हेल्प ऑफ सेल। ठीक है, सेल की वजह से होता है कि सेल की वजह से ही क्या होता है वो परफॉर्म करता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सेल की बात है, और सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ द आल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बात आपको याद रखिए। इसके बाद अपन ने बात एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉफ फर्स्ट ही एंड डिस्क्राइब द लिविंग सेल बिकॉज विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस की खोज की थी। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द न्यूक्लियस। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस के डिस्कवर के बाद क्या आपको पता है, सेल के बारे में बहुत कुछ जानने को, बहुत कुछ रिसर्च के बारे में, बहुत कुछ इसके जो बेसिक थे वो क्लियर हो गए न्यूक्लियस के बाद में ना। एक प्लेटफॉर्म मिल गया इसमें आगे इसमें सेल के बारे में कार्य करने के लिए। इसके बाद बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, वो आती है आपके सेल थ्योरी। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है बच्चों, वो आती है सेल थ्योरी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है, उसका नाम क्या है बच्चों, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होती है, सेल थ्योरी क्या है, कोशिका सिद्धांत क्या है, सेल थ्योरी क्या है, देखो कि 1838 इन 1838 ए जर्मन बोटनिस्ट मेल्थियोस स्लाइडेन in 1838 a German botanist Malthus Leiden. German botanist means these work on plant. The scientist Malthus Leiden is a botanist. It means he work on plants. He detailed work on the plants. ठीक है, and research on the different type of plant and research on the different type of plant and study on the different type of plant. Malthus Leiden is a German botanist. botanist था तो किस पे अध्ययन करेगा, पेड़ पौधों में, प्लांट्स पे, तो ये स्टडी ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ द प्लांट सेल। ठीक है, ये स्टडी ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट सेल एंड एट द सेम टाइम, ध्यान रखना। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम मतलब 1839 ए थियोडोर स्वान ए ब्रिटिश जूलॉजिस्ट मतलब क्या, ही वर्क ऑन एनिमल या स्टडी ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल। थियोडोर स्वान इज ए ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था, तो इसलिए क्या करेगा, इस स्टडी ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ द एनिमल सेल एंड ही फाउंड आउट दैट ए एनिमल सेल इज, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, एनिमल सेल इज कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन। In 1839 a British zoologist name is Theodore Swan research या study on different type of the animal cell and find out that animal cell is covered by a membrane. This membrane is called plasma membrane. This membrane is called plasma membrane. And he also study on the plant cell and find out that plant cell is covered with cell wall. कवर्ड विथ सेल वॉल।
ठीक है। तो इसमें क्या बताना चाहता हूँ मैं कि दो साइंटिस्ट थे, एक तो 1838 1838 के अंदर, 1838 के अंदर कौन था, 1838 के अंदर मैथ्यू स्लाइडेन था, जो एक बोटनिस्ट था। उसने तो डिफरेंट टाइप प्लांट सेल पे स्टडी किया। और उसी टाइम 1839 में एक जूलॉजिस्ट था, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट का नाम था थियोडोर श्वान। उसने क्या किया, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल पे रिसर्च किया। और एनिमल सेल पे रिसर्च करने के बाद उसने क्या फाइंड आउट किया कि प्लांट जो सेल्स होती है ना, एनिमल सेल्स जो होती है, एनिमल सेल्स के बाहर तो एक मेम्ब्रेन, एक कवरिंग होती है, एक मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और प्लांट सेल के अंदर एक हार्ड कवरिंग होती है, जिसको क्या सेल वॉल बोलते हैं। तो उसने ये डिफरेंस भी पता कर दिया था कि प्लांट सेल के बाहर तो क्या होती है, सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल्स होती है ना, उनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है, इसलिए एनिमल सेल जो होती है वो सॉफ्ट होती है, प्लांट सेल जो हार्ड होती है सेल वॉल की वजह से, इस प्रकार से। तो इसने ये रिसर्च करके इन दोनों वैज्ञानिकों के लिए, और दोनों वैज्ञानिकों ने, दोनों साइंटिस्टों ने, ठीक है, थियोडोर श्वान और स्लाइडेन ने, है ना, मैथ्यू स्लाइडेन, थियोडोर श्वान ने, दोनों ने एक टुगेदर फॉर्मुलेट किया, एक साथ मिलकर एक, है ना, स्लाइडेन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड शेल थ्योरी। ठीक है, दोनों ने साथ मिलकर क्या दिया, शेल थ्योरी प्रपोज कर दी, है ना। थियोडोर श्वान एंड मैथ्यू स्लाइडेन एंड थियोडोर श्वान कम प्रपोज सेल थ्योरी। ठीक है, प्रपोज सेल थ्योरी, या अपन ऐसे बात कर सकते हैं कि स्लाइडेन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। स्लाइडेन एंड स्वान टुगेदर, स्लाइडेन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। ठीक है, दोनों ने साथ मिलकर क्या, दोनों के अपने सिद्धांत मिलाए, अपनी जो रिसर्च था दोनों को मिलाए और साथ में क्या दी, सेल थ्योरी प्रपोज कर दी। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी के अनुसार क्या था, सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, द बॉडीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। तो सेल थ्योरी में क्या बातें थी, है ना, सेल थ्योरी के अंदर क्या बात थी बच्चों, सेल थ्योरी, सबसे पहले तो आपको ये लिखना है, क्या लिखना है, मैथ्यू स्लाइडेन एंड थियोडोर श्वान प्रपोज सेल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, all the cell is the structural and functional unit, cell is the structural and functional unit of the all living organism first। ठीक है, सेकेंड लाइन में आपको क्या लिखना है, the bodies of plants and animals are composed of cell and cell product। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है, मैंने ये दो लाइन लिखे थे, जो सेल थ्योरी के अंदर जो बातें आती है उन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज की थी, और सेल थ्योरी प्रपोज की थी, क्या बातें आती है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पहली बात होगी ये सेल थ्योरी की। दूसरी बात होगी, द बॉडीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। ये सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी, मैथ्यू स्लाइडेन एंड थियोडोर श्वान। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आती है, यहाँ पर बच्चों एक दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ गई कि इनसे पूछा गया, भाई आपने सेल थ्योरी प्रपोज कर दी और ये बात होगी, ठीक है, ये आपने बात बताई, बिल्कुल ठीक है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर दूसरी बात, द बॉडीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल इज आर कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड सेल प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया तो उस क्वेश्चन का आंसर इनके पास नहीं था, दे फेल टू एक्सप्लेन द आंसर। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन क्या था बच्चों, इनसे जो पूछा गया वो क्वेश्चन था, हाउ न्यू सेल्स फॉर्म्ड। ये क्वेश्चन पूछा गया इनसे ये क्वेश्चन पूछा गया। वो क्वेश्चन क्या था बच्चों, इनसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन क्या था, हाउ न्यू सेल आर फॉर्म। इनसे ये पूछा गया बताओ नई सेल कैसे बनती है। ठीक है, आपने ये बता दिया कि सेल स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है और बॉडी होती है वो सेल से ही बनी होती है। ठीक है, बॉडी होती है, चाहे प्लांट की बात करें चाहे एनिमल की बात करें, वो किससे बनी होती है, वो किससे बनी होती है बच्चों, वो सेल से बनी होती है। ठीक है, लेकिन इनसे पूछा गया बताओ वो सेल किससे बनती है। इनसे ये पूछा गया कि बताओ सेल किनसे बनती है, तो इसका उत्तर इन थियोडोर श्वान और मैथ्यू स्लाइडेन के पास नहीं था। तो इसलिए क्या गई, ये सेल थ्योरी थी वो फेल हो गई, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसका उत्तर था, तो इनके पास, दोनों के पास से नहीं मिला। ठीक है, कौन सा, हाउ न्यू सेल फॉर्म, इन्होंने पूछा, इसे उनसे पूछा गया नई सेल कैसे बनती है, तो ये नई सेल कैसे बनती है ये उत्तर नहीं दे पाए। ठीक है, तो इससे के बाद क्या हुआ कि इसके 16 साल बाद, 16 ईयर आफ्टर 16 ईयर, देखो
ठीक है, आफ्टर 1855, आफ्टर 16 ईयर 1855, देखो 39 से, ठीक है 1855, ए साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो proposed modified shelter. He discovered and find out the answer of this question. Rudolf Virchow find out the answer of this question, how new cell formed. रुडोल्फ विर्चो ने इसका उत्तर निकाल लिया था 15-16 साल बाद में, है ना। लेकिन उसने क्या कहा कि मैं अपनी अलग से सेल थ्योरी दूंगा। उसका नाम क्या था? उसका नाम था मॉडिफाइड सेल थ्योरी। उसका नाम क्या था बच्चों? मॉडिफाइड। उसने कहा भाई इसका उत्तर मैंने खोजा है, मेरे को इतना टाइम लगा है, इसलिए मैं अपने नाम से अलग से थ्योरी दूंगा। उसने क्या कर दिया? ही प्रपोज द मॉडिफाइड सेल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड सेल थ्योरी, he included all the point of the cell theory, and at last he attached the answer of this question. Point is, all the cell is the structure and function unit of the all living organism. All the living organism are composed of cell and their product, and at last it is the answer. All cells arise from pre-existing cell. It is the answer of this question. ठीक है, इट इज द आंसर ऑफ द दिस क्वेश्चन, हाउ न्यू सेल एराइज। ठीक है, हाउ न्यू सेल एराइज का आंसर क्या था बच्चों? ये था, ऑल सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का मतलब क्या हो गया बच्चों? यहाँ देखना कि इसने क्या कहा था कि जो सेल्स बनती है, तो सेल्स किससे बनती है? जो पहले से उपस्थित जो कोशिका होती है उसके विभाजन से बनती है, उसके डिवीजन से बनती है। ये सेल इसके डिवीजन से ये बढ़ गई है, ठीक है, ये डिवीजन से बढ़ गई है ना। जो न्यू सेल एराइज होती है वो किससे? जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होती है, पहले से उपस्थित जो सेल्स होती है उसके विभाजन से बनती है, डिवीजन से बनती है ना। न्यू सेल एराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से स्थित जो कोशिका होती है उसके डिवीजन से नई कोशिका बनती है, फिर वो कोशिका विभाजित और नई कोशिका बनाती है, इस प्रकार से पूरा शरीर बनता है। ठीक है, तो इसने उत्तर दे दिया कि न्यू सेल एराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, ये उत्तर था। और इसने इसकी अपने जो भाषा में लिखा वो क्या था? वो जो इसमें ओमनीज सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, है ना। जो अपनी भाषा में जो लिखा गया वो क्या था? ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसमें क्या बोला? मतलब ये लैंग्वेज में प्री एग्जिस्टिंग सेल, न्यू सेल एराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग, या ऑल सेल एराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसको उस भाषा में क्या बोलेंगे? ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, इस भाषा में इसने अपना जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, ये था मॉडिफाइड सेल थ्योरी। ये सेल थ्योरी की बात की अपने। तो बच्चों आज की कक्षा के अंदर जो अपने बात करी है वो अपन ने व्हाट इज द सेल, अबाउट वी डिस्कस अबाउट द सेल डेफिनेशन। ठीक है, एंड आफ्टर इट वी स्टडी अबाउट द research work of the Anthony von Leeuwen, Robert Brown, and after it we discuss about cell theory and who proposed the cell theory, है ना। Matthew Leiden and Theodor Schwann proposed the cell theory and point of the cell theory. After at the last we discuss about also modified cell theory we proposed by the Rudolf Virchow. तो बच्चों ये आज की कक्षा में इतना सा अपने जो आपने चैप्टर चालू किया है, आप बुक्स परचेज कर लेना, एक अच्छी सी नोटबुक डालना और इसके अनुसार ही आपको क्या नोट्स बनाने हैं। ठीक है, छोटे छोटे थोड़ा आपको 20-25 मिनट इतना ही पढ़ा पाएंगे, तो इतने से आपको डेली की जो बुक है उससे रेफर करके इससे आप समझो, है ना। कोई नहीं समझ आप चैट बॉक्स में मैसेज करो या हमारे पर्सनल नंबर पर मैसेज करो और वहाँ से ये सारी की सारी चीज़ें जो आपके बुक्स में नोट्स बनाओ। तो आज की वीडियो में इतना बहुत है।